पीटीएसडी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि DSM-5 के मुताबिक ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखा गया है। पीटीएसडी डिसऑर्डर स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको DSM-5 के मुताबिक कोड प्रोवाइड किया गया है 309.81 F43.10। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता क्या है? बेसिकली इसमें यह होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरे कि जिसमें उसने अपनी डेथ को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया हो, तो ऐसे जो ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं वो कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, लाइक सेक्सुअल अब्यूज़ या बॉम्ब ब्लास्टिंग या नेचुरल एनवायरमेंटल डिज़ास्टर। तो ऐसे हादसों से जब इंसान गुजरता है तो वो अपनी डेथ को बहुत करीब से देखता है, और उस वक्त वो सिचुएशन को जिस तरह रिस्पॉन्स करता है कि उसकी पूरी बॉडी लाइक कांपना शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि हाउ टू कॉप दिस सिचुएशन, और स्ट्रेस उसका इंतहाई बढ़ जाता है, इवन इट कैन बी अनबियरेबल। तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं अक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और हर नॉर्मल बंदा ऐसी सिचुएशन में या ट्रॉमेटिक इवेंट्स में इसी तरह ही रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अगर ये 3 दिन या उससे कहीं ज़्यादा दिनों तक अगर यही सिम्टम्स इंसान में बरकरार रहते हैं कि जब जब उससे उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात की जाए तो वो आज भी वैसे ही सिम्टम्स शो करता है, तो फिर हम कहेंगे कि वो अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में चला गया है। और अगर यही सिम्टम्स जो है 1 मंथ या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड तक बरकरार रहते हैं, यानी आज भी अगर उससे उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात की जाए तो वो मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है और वही सिम्टम्स शो कर रहा होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चला गया है, राइट। और फिर जो है वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट को री एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपनी डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज के थ्रू, नाइटमेयर्स के थ्रू, और जो है और फ्लैशबैक्स के थ्रू, क्योंकि उसको इन तमाम तर चीज़ों में वही ट्रॉमेटिक इवेंट्स बार बार नज़र आ रहे होते हैं कि वो समझता है कि वो उन चीज़ों से, उस हादसे से दोबारा गुजर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी के सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया को A to E में मेनली डिवाइड किया गया है। क्राइटेरिया ए में बात की गई है ट्रॉमेटिक इवेंट की, क्राइटेरिया बी में इंट्रूजन्स की, और क्राइटेरिया सी में अवॉइडेंस पैटर्न, जो कि इंडिविजुअल अडॉप्ट कर लेता है अपने फियर को कंट्रोल करने के लिए। और क्राइटेरिया डी में बात की गई है उसके कॉग्निशन, उसके मूड में जो नेगेटिव ऑल्ट्रेशन आ रही है उसके बारे में। और क्राइटेरिया ई में उसके अराउजल और उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात की गई है। तो एक एक करके तमाम सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं क्राइटेरिया ए की। तो बेसिकली बताने की बात यह है कि इंडिविजुअल के अंदर अगर डेथ का डर मौजूद है या उसको किसी सीरियस इंजरी का खौफ उसके अंदर मौजूद है, तो हो सकता है कि ट्रॉमेटिक इवेंट उसने खुद ने एक्सपीरियंस किया हो, या फिर हो सकता है कि एज अ विटनेस उसने ये ट्रॉमा किसी और के साथ होते हुए देखा हो, या हो सकता है कि वो ट्रॉमेटिक इवेंट उसके किसी क्लोज फ्रेंड या क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ पेश आया हो। या अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर उसी के साथ वो हादसा पेश आया तो अगर उसकी बार बार डिटेल्स मांगेंगे तो इंडिविजुअल के अंदर डिसगस्ट फीलिंग्स जो है पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसी ट्रॉमेटिक इवेंट को बार बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: टाइम, डिस्टेंस, ड्यूरेशन और इंडिविजुअल्स इमोशनल अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रॉमेटिक इवेंट जो है इंडिविजुअल के खुद के साथ पेश आया है, तो ये देखना होगा कि जिस जगह पे वो हादसा पेश आया तो इंडिविजुअल उस जगह से कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच था, क्योंकि जब जब वो उस जगह से गुजरेगा तो उसके अंदर वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो उस हादसे को री एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है, उस जगह से गुजर कर। या तो अक्सर ऐसा होता है कि उनमें उस जगह से गुजरने की हिम्मत ही पैदा नहीं होती, क्योंकि वो खौफ में मुब्तला होते हैं कि अगर वहाँ से गुजरेंगे तो वही हादसा दोबारा उनके साथ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मौत का खौफ या सीरियस इंजरी का खौफ उनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जिस जगह हादसा पेश आया, इंडिविजुअल उस जगह से कितने टाइम पहले गुजरा था, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 महीने पहले, ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे था जिस जगह पे हादसा हुआ, इंडिविजुअल इससे कितने फासले पर था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान के ऊपर ये चीज़ें भी, ये पैरामीटर्स भी असरअंदाज हो सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया बी में बात की गई है इंट्रूजन्स। इंट्रूजन्स कहते हैं बेसिकली समथिंग विच इज़ स्टक इन इंडिविजुअल्स माइंड। एक ऐसी चीज़ जो इंसान के दिमाग में स्टक हो चुकी है, इंसान उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से, जैसे कि अभी हम पीटीएसडी डिसऑर्डर में ट्रॉमेटिक इवेंट की बात करें कि इंसान के ऊपर अगर कोई हादसा गुजरा है तो वो उस हादसे से खुद को निकाल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो स्टक हो चुका है, और उसी की वजह से वो उस हादसे को बार बार री एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जैसे कि उस हादसे से रिलेटेड कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जो कि इंडिविजुअल को मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रेस का शिकार कर रही होंगी, नाइटमेयर्स आते होंगे,
ऐसे ख्वाब जिसमें वो बार-बार उसी ट्रॉमेटिक इवेंट्स को देख रहा होता है जो उसके साथ गुज़र चुका है, जिसकी वजह से इंसान की इंडिविजुअल की जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ठीक तरीके से सो नहीं पाता। फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं विद ओपन आइज़, खुली आँखों से देख रहा होता है कि वो हादसा उसके साथ दोबारा हो रहा है, ठीक है? और फ्लैशबैक्स जब उसको आ रहे होते हैं तो तब इंसान इस तरह एक्ट कर रहा होता है जैसे वो खुद को उस ट्रॉमेटिक इवेंट से बचा रहा हो, उस हादसे से भागने की कोशिश करता है या कुछ भी ऐसा एक्ट करता है कि इस तरह लग रहा होता है दूसरों को कि वो किसी चीज़ से भाग रहा है या बचने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अवेयरनेस खो देता है, उसके अंदर से इनसाइट खत्म हो जाती है। फ्लैशबैक्स को यहाँ पर डिसोसिएटिव रिएक्शन भी कहा जाता है। डिसोसिएटिव रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इंसान कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए अवेयरनेस खो दे। इसके अलावा इन तमाम तर चीज़ों की वजह से इंडिविजुअल इंटेंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा होता कि सिचुएशन को किस तरह कॉप करना है, ठीक है? कोई भी ऐसी छोटा-सा भी स्टिमुलस आइदर इंटरनल या एक्सटर्नल जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटिक इवेंट उसको याद आ जाए या उस ट्रॉमेटिक इवेंट से वो स्टिमुलाई अगर रिज़ेम्बलेंस रखता होगा, तो उसको देखकर क्या होता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है, ठीक है? और फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शंस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि उन चीज़ों को देख के बढ़ जाते हैं, यानी पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्वेटनिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जब भी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुज़रेंगे, तो उनको लगेगा वही ट्रॉमा उनके साथ दोबारा होने वाला है और वो इस तरह के डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो इंट्रूजन्स बेसिकली वो चीज़ें जो कि इनके दिमाग में स्टक हो चुकी है और जिसकी वजह से वो हादसों को बार-बार री-एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब जब इंसान इतना साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिज़िकली डिस्ट्रेस का शिकार हो रहा है उस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से, तो इंडिविजुअल क्या करता है फिर उसे सिर्फ़ एक वाहिद रास्ता नज़र आता है दैट इज़ अवॉइडेंस पैटर्न। उसे लगता है अब यही हल है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो वो क्या करता है कि एक पर्सिस्टेंट अवॉइडेंट पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है, हर उस स्टिमुलाई से जो कि उसे ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड कोई भी बात सोचेगा नहीं, ठीक है? और उसके ऊपर बात नहीं करता और जितने भी एक्सटर्नल रिमाइंडर्स होंगे यानी कि ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से परहेज़ करेगा या अवॉइड करेगा जो कि उसे उसी ट्रॉमेटिक इवेंट की याद दिला दें। और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता और उन सिचुएशन से दूर रहता है, उन जगहों से दूर रहता है जो कि इसके अंदर डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज़, थॉट्स, फीलिंग्स जो है अराइज़ कर दे उस ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड, ठीक है? तो इंसान क्या करता है इन तमाम तर चीज़ों से बचने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पे जो 2 लास्ट के सिम्पटम्स हैं बेसिकली ये क्राइटेरिया डी में आते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे बाय मिस्टेक मेंशन कर दिया है। ख़ैर मैं आपको क्राइटेरिया डी पे बता देती हूँ कि क्राइटेरिया डी बेसिकली क्या है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट होते हैं, उनके मूड और उनकी कॉग्निशन में एक नेगेटिव अल्टरेशन देखी गई है। ये क्यों उनकी अल्टरेशन आ जाती है, नेगेटिवली अल्टरेशन आने की वजह उनका वो ट्रॉमा होता है जिससे वो गुज़रे होते हैं। इसमें होता क्या है कि वो उनके अंदर से ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो अपनी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट पार्ट्स वो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर पा रहे होते। ये किस वजह से होता है? उस ट्रॉमे की वजह से हो रहा होता है कि वो ट्रॉमा इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं अपनी लाइफ की या उस हादसे में जो भी ख़ास पार्ट था वो याद नहीं कर पा रहे होते। इसे हम डिसोसिएटिव एमनीशिया भी कहते हैं। ये हरगिज़ इस वजह से नहीं होता है कि इंडिविजुअल के साथ कोई हेड इंजरी हो गई है या कोई हादसे में उसको चोट आई थी इस वजह से वो जो है उसका मेमोरी लॉस हो गया, तो इन चीज़ों की वजह से हरगिज़ नहीं होता। इसे हम डिसोसिएटिव एमनीशिया कहते हैं कि उसके अंदर से वो एबिलिटी उस ट्रॉमा के हावी होने की वजह से ख़त्म हो गई है। इसके अलावा इंडिविजुअल पॉजिटिव इमोशंस जो है एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी खो देता है। वो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है? और जो नेगेटिव इमोशनल स्टेट उसके अंदर ज़्यादातर देखी गई है। और परसिस्टेंट नेगेटिव इमोशनल स्टेट में होता है इंडिविजुअल, यानी कि हर वक्त फ़ियर की कंडीशन में, एंगर, गिल्ट या शेम की कंडीशन में रहता है। इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आता, ठीक है? और उसी ट्रॉमा में स्टक हो चुका होता है और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके अलावा खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है क्योंकि उसकी कॉग्निशन में अल्टरेशन आई है और वो भी नेगेटिव, जिसकी वजह से वही अपने आप को हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रहा होता है कि लाइक खुद को भी और दूसरों को भी, लाइक आई एम बैड, नो वन कैन बी ट्रस्टेड, द वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डेंजरस। तो इस तरह के उसके दिमाग में जो है बातें आ रही होती हैं, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड उसके बिलीव्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो है उसके अंदर से इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किसी भी चीज़ में उसको ग्रिप नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता और लोगों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, डिटैच हो जाता है, आइसोलेशन का शिकार हो जाता है और नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी।
उसके बाद जो लास्ट हमारे पास मेन क्राइटेरिया है पीटीएसडी का, वो है क्राइटेरिया ई, जिसमें उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात की गई है कि उसका जो रिएक्शन होगा लोगों की तरफ किस तरह का होगा, कि हर वक्त जो है उसका बिहेवियर इरिटेबल मूड होगा, एंग्री मूड होगा, कभी वर्बल तो कभी फिजिकल एग्रेशन शो करेगा, चीज़ें उठा के फेंक देना या अब्यूज़ करना लोगों को, ठीक है। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला एक बिहेवियर, ठीक है। और हाइपर विजिलेंस होगा। हाइपर विजिलेंस कहते हैं कि उसको अपनी सराउंडिंग में भरोसा नहीं होता, हर वक्त गार्डेड रहता है, अलर्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा उसे कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होगा कि लाइक कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके जो स्लीपिंग पैटर्न्स होंगे वो भी डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि नाइटमेयर्स की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाएगा या रेस्टलेस स्लीप होगी उसकी, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। उसके बाद बाकी के क्राइटेरिया 3 हैं, जो कि मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि क्राइटेरिया एफ में बात की गई है कि सारी डिस्टर्बेंस जो है तकरीबन 1 मंथ तक अगर मौजूद है, ये सारे सिम्पटम्स बी, सी, डी, ई, अगर ये सारे सिम्पटम्स 1 मंथ तक उसमें मौजूद हैं, तो फिर हम उससे पीटीएसडी डिसऑर्डर डायग्नोज़ कर सकते हैं। और इस सारी डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिविजुअल की सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये किसी सब्सटेंस या किसी मेडिकेशन की वजह से या किसी दूसरे मेडिकल कंडीशन की वजह से ये डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वरना हम इसे पीटीएसडी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास पीटीएसडी के कुछ स्पेसिफाई हैं, डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं कि इंडिविजुअल को ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट डिटैच हो गया उसकी बॉडी से, ठीक है। और डीरियलाइजेशन में उसे अपनी सराउंडिंग जो है वो ब्लर नज़र आ रही होती है या वो रियल नहीं लगती, ठीक है। अब इसमें अगर इंडिविजुअल अपने मेजर लाइफ स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्ड करता है और हर बार और परसिस्टेंटली जो है वो यही डिसोसिएटिव सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर हम उसे स्पेसिफाई दे सकते हैं कि पीटीएसडी विद डिसोसिएटिव सिम्टम्स, क्योंकि उसमें वो डिसोसिएटिव सिम्टम्स मौजूद है। और एक और स्पेसिफाई है विद डिले एक्सप्रेशन, यानी कि अगर ट्रॉमेटिक इवेंट होने के बाद तकरीबन 6 महीने तक अगर उसने पीटीएसडी का फुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो फिर हम उससे स्पेसिफाई देते हैं कि पीटीएसडी विद डिले एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसके कुछ एसोसिएटेड फीचर्स है, वो भी देख लेते हैं कि जो पीटीएसडी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑडिटरी सूडो हेलुसिनेशन देखा गया है। अब ये हेलुसिनेशन और सूडो हेलुसिनेशन में क्या फ़र्क है? हेलुसिनेशन बेसिकली सिम्पटम होता है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के पेशेंट्स में मौजूद होता है, और इसमें ये होता है कि कोई एक्सटर्नल फिजिकल स्टिमुलस मौजूद नहीं होता, लेकिन इंसान उसे परसीव कर रहा होता है और इंडिविजुअल को अवेयरनेस भी नहीं होती कि वो स्टिमुलस प्रेजेंट है भी कि नहीं, और वो उसे रियल समझ रहा होता है, ठीक है। जबकि सूडो हेलुसिनेशन में क्या होता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मौजूद नहीं होता, इंसान परसीव भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल अवेयर होता है कि एक्सटर्नली स्टिमुलस मौजूद नहीं है, लेकिन उसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सूडो हेलुसिनेशन। तो यहाँ पे जो इंसान को फ्लैशबैक्स हो रहे हैं विद ओपन आइज़, वो वही ट्रॉमा देख रहा है, जबकि उसे पता है कि ऐसा हो नहीं रहा, तो इसे या वही हादसे की बातें वो सुन रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इंडिविजुअल को ऑडिटरी सूडो हेलुसिनेशन होते हैं, यहाँ पे जो पीटीएसडी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा गया है। पैरानोइड आइडिएशन होती है, हर किसी पर या सराउंडिंग पे शक व शुबात रहता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था, गार्डेड रहता है, अलर्ट रहता है, सराउंडिंग्स पे उसको अपनी सराउंडिंग पे भरोसा नहीं होता, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में इन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इनके मेंटेन नहीं रह पाते, डिसोसिएटिव सिम्टम्स इनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर यंग चिल्ड्रन की बात की जाए तो आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट वो लैंग्वेज लॉस कर देते हैं। इस डिसऑर्डर का जो प्रीवेलेंस है अकॉर्डिंग टू DSM-5 3.5% तक देखा गया है, और इसके जो डेवलपमेंट है इसका जो पीटीएसडी डिसऑर्डर किसी भी एज में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, तो इसका डेवलपमेंट जो है बेसिकली ट्रॉमा पे डिपेंड करता है। अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट उसके साथ होता है और उसके बाद ही उसके अंदर फर्स्ट 3 मंथ्स में, यानी ट्रॉमेटिक इवेंट के फ़ौरन बाद ही उसके अंदर पीटीएसडी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। पहले शुरू में ऐसा लगेगा कि वो जैसे अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी ASD का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल 3 मंथ के अंदर अंदर रिकवर कर जाता है तो हम उसे ASD ही डायग्नोस करेंगे, लेकिन 3 मंथ से ऊपर चला गया तो फिर हम उसे पीटीएसडी डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। उसके बाद जेंडर डिफरेंस अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर जो पीटीएसडी डिसऑर्डर है वो देखा गया है फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन, ठीक है। जैसे कि अगर फीमेल्स के साथ रेप, सेक्सुअल अब्यूज़ या इंटरपर्सनल वायलेंस वगैरह इस तरह के जो ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं, तो वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होती हैं और उनमें पीटीएसडी जो है लॉन्गर ड्यूरेशन तक मौजूद रहता है। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को देख लेते हैं, तो जेनेटिक फैक्टर के मुताबिक
50 to 70% चांसेस है PTSD डिसऑर्डर होने के, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। और बायोनाटमिकल फैक्टर्स अगर हम देखें तो 2 पार्ट हैं, अमेगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर इनमें एब्नॉर्मलिटी आ जाती है इन 2 ब्रेन के पार्ट्स में, तो फिर हम उससे जो है उस इंडिविजुअल को जो है PTSD डिसऑर्डर हम मतलब हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोकेमिकल फैक्टर है कि इनमें देखा गया है कि ब्रेन के कुछ केमिकल्स है, अगर उनकी सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी PTSD डिसऑर्डर इंडिविजुअल को हो सकता है। जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है, उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, सेरोटोनिन की कम हो जाती है, और जबकि गाबा की भी कम हो जाती है। बाद है हमारे पास कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स कि PTSD डिसऑर्डर बिहेवियरल फैक्टर्स के थ्रू किस तरह से हो रहा है। ये बिहेवियरल फैक्टर क्या बताते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल जो है फियर अपने अंदर इंड्यूस कैसे कर रहा है, लर्न करके। इसके इन तमाम तर चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल फियर को बेसिकली लर्न करता है, तभी उसके अंदर इंड्यूस होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल अवॉइडेंस पैटर्न जो है अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब यही एक वाहिद हल है जो उसे फियर से बचा सकती है। और जो है लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू गेनिंग प्लेजर एंड टू अवॉइड पनिशमेंट, तो वो या पेन, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि पेन से बचे। उसके लिए पेनफुल क्या है, वो फेयर, वो सारे एंजाइटी के सिम्टम्स, तो वो उससे बचेगा। और उससे उस चीज़ से बचने के लिए या उस जगह से बचने के लिए, उस ट्रॉमेटिक इवेंट की डिस्ट्रेसिंग मेमोरी से बचने के लिए वो क्या करेगा, अवॉइडेंस पैटर्न अडॉप्ट कर लेगा। हर उस जगह से, हर उस बात से, हर उस चीज़ से अवॉइड करेगा जो कि उसके अंदर एंजाइटी के या सिम्टम्स पैदा कर रही है, या फिर उसके अंदर उसको जो है मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रेस का शिकार करे। इसके अलावा फिर और भी कई तरीके जिनसे उसके अंदर इंड्यूस हो सकता है कि उसके साथ डायरेक्टली ट्रॉमा हुआ हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।